Good evening, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest edtech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I'm a teacher and mentor in this journey. And I have started UGC NET Paper 2 Commerce, and we are midway through our preparations. Right. So, in today's class, we will start with firstly, what are these videos about? Is Paper 2 Commerce, as you all know, right? तो आप अगर हो मेरी वीडियोस अटेंड करते हो तो यू मस्ट बी नोइंग दैट आई एम बीन कवरिंग पेपर टू कॉमर्स फॉर अ व्हाइल नाउ राइट। तो दूसरी बात ये है कि आज की वीडियो में विल स्टार्ट विथ यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। दिस इज आवर यूनिट नंबर 5। कितना क्रूशियल है, कितना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। सी व्हाट हैपेंस when you have a familiar topic in your syllabus already, chances are that you might be getting question from there or either from here. So as you know, we have a separate unit on research in paper 1, right? So we talk about this in paper 1, not in extensively brief like we do in here। जैसे हम पेपर 2 कॉमर्स में पढ़ते हैं उसकी जैसी उतनी रिसर्च उतनी डीपली नहीं पढ़ते, बट स्टिल इट्स देयर, राइट? तो होता क्या है काफ़ी बार, बिकॉज पेपर आपको दोनों देने होते हैं, 50 क्वेश्चन उसमें और 100 क्वेश्चन इसमें। सो व्हाट यूजुअली हैपेंस इज कि काफ़ी बार रिसर्च के क्वेश्चन इधर आ जाते हैं। सो फंडामेंटली क्या होता है, रिसर्च के क्वेश्चन यहाँ पे जो नंबर है वो थोड़ा कम हो जाता है। इफ़ द नंबर इज up here, the more here, the chances are the number of research related questions in your paper 2 would be less। ठीक है, ऐसा होता है पैटर्न, जो मैंने थोड़ा स्टडी करा है उसके बारे में। अब काफ़ी बार ये स्टैंड ट्रू करा है, इसीलिए आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस। बट होता क्या है, सो ओवरऑल इट्स वेरी व्हाट वी कैन से इट्स अ लक डिफाइंड यूनिट कि काफ़ी बार इसमें से यू कैन एक्सपेक्ट 3-4 क्वेश्चंस, काफ़ी बार प्रोबेबली 1-2 क्वेश्चंस। मैंने कहा जैसे कि अगर इधर आपका रिसर्च में ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हैं तो आपके पेपर 2 के रिसर्च में कम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लॉजिकली भी वही सेंस बनाता है कि अगर यहाँ पे भी आपका रिसर्च टेस्ट हो गया तो बार बार रिसर्च टेस्ट करेंगे। ऑब्वियसली द क्वेश्चन वुड डिफर, बट हाँ उसमें उसको ज़्यादा टेस्ट नहीं करा जाएगा, बिकॉज दे वांट टू टेस्ट यू मोर थिंग्स, तो उस पर वो फोकस नहीं करेंगे, राइट? तो हमारा फंडामेंटली आज की क्लास में वी विल टॉकिंग अबाउट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स ओनली, कि हम स्टैटिस्टिक्स में व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू फॉलो, what are the things that are in your syllabus. So we will cover them, or in further classes we will focus upon research perspective from commerce paper 2, right? तो उसमें भी थोड़ा फोकस करेंगे। अब जब ऐसा तो हो नहीं सकता जब मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ in my further videos, in my upcoming videos, तो I won't be covering paper 1 related topics। तो वो भी चीज़ें करनी पड़ेंगी साथ में, तभी तो आप इसको समझ पाओगे, राइट? तो उसमें थोड़ा बहुत पेपर 1 के जो टॉपिक्स है उसका रिपीटिशन भी हो सकता है, बट दैट इज़ गिवन, राइट? बिकॉज़ आपको थोड़ा बेसिक्स लर्न करना ही पड़ेगा, देन इवेंचुअली यू विल एंड अप डूइंग द हायर लेवल क्वेश्चंस और द हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, राइट? जो हॉट्स क्वेश्चन होते हैं। तो दिस इज योर ब्रेकडाउन मोस्ट लाइकली इस यूनिट का, राइट? यूनिट नंबर 5 है, जैसे मैंने बोला, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। स्टैटिस्टिक्स में हमारे क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं, तो व्हाट वी विल डिस्कस इन टुडेज क्लास इज सेंट्रल मोड ऑफ टेंडेंसी, राइट? सेंट्रल मोड ऑफ टेंडेंसी, इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, और इससे रिलेटेड ही कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद और एक और आगे जो है टॉपिक टूवर्ड्स दी एंड विल डिस्कस समथिंग न्यू एज वेल, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, तो लेट्स बिगिन। राइट, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगर हम बात करें, सबसे पहला एक आता है मीन, ठीक है? मीन को हम बोलते हैं बेसिकली एवरेज, राइट? तो इसमें क्या है कि आप क्या करते हो, नंबर ऑफ वैल्यूज को ऐड कर देते हो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट? तो ये सिंपल सा है। मीन निकालना है इस डेटा सेट का 20, 40, 50, 50 डिवाइडेड बाय 4, 12.5। ओके, तो ये हमारा मीन निकालने का तरीका होता है, इसको एवरेज भी बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ऐड अप ऑल द वैल्यूज इन डेटा सेट एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑपरेशन, सिंपल है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस upon number of observation, the formula that we have learned from basic, the formula that we have actually been remembering from childhood, तो वो तब से हमें याद है कि मीन का बेसिक फॉर्मूला यही होता है, ठीक है?
अब इससे क्या होता है, हमें सेंट्रल लोकेशन मिल जाती है डेटा सेट का, मतलब वो एवरेज बनाता है। तो इस डेटा सेट का अगर एवरेज देखा जाए तो वो 12.5 बनेगा, इनके बीच में कहीं लाई कर रहा है। इन दोनों का 5 डिफरेंस है, इन दोनों का 5 डिफरेंस है, इनका 5 डिफरेंस है, तो वो एक सेंट्रल डेटा पॉइंट देखता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज इसमें ही मैं थोड़ा आपको इसको और तरीके, बिकॉज दिस वाज इवन नंबर, जब इवन नंबर होता है तो इन दोनों के बीच में आता है, सेकेंड थर्ड के बीच में वो नंबर आता है। अगर मैं इसको ऑड कर देता हूँ, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, तो उसमें क्या होगा, 15, 30, 50, 75, 75 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज सॉरी 5, 15, राइट। तो मिडल वैल्यू, एक तरीके से इनकी मिडल वैल्यू जो होती है जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है, तो दोनों में से आपने फर्स्ट टू और लास्ट टू को इग्नोर करके जो मिडल होगी वही आपका मीन आएगा। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न थ्रू आउट, राइट। हमें यही याद करते हुए आए हैं। और यहाँ पे अगर आपकी इवन नंबर हो गया, दिस इज योर ऑड नंबर। ऑड नंबर का क्या मतलब है कि आपके डिविजिबल बाय 2 नहीं होंगे। तो उन नंबर में ऑब्जर्वेशन में लेट सपोज अगर 7 आता है, यहीं पे अगर मैं दो और टर्म्स बढ़ा देता हूँ एक्स एन एक्स लेट सपोज, तो उसमें क्या होगा, वो फिर फोर्थ डिजिट आएगी, बिकॉज 3 लेफ्ट कॉर्नर में, 3 राइट कॉर्नर में, फोर्थ जो है बीच में मिडल नंबर होगा, वही आपका क्या होगा, मीन आएगा, एवरेज। दैट इज हाउ इट्स कैलकुलेटेड एंड सिंप्लीफाइड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इवन नंबर में, हम ये फॉर्मूला फॉलो अप करते हैं, राइट। सो अब इसमें क्या है, यू वोंट बी गेटिंग अ क्वेश्चन अबाउट हाउ टू कैलकुलेट मीन, मतलब मीन से आपको मीन कैलकुलेट करके आंसर नहीं बताना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो यू विल बी गेटिंग अ क्वेश्चन अबाउट दैट, ठीक है। बट इससे आपको ये पता होना चाहिए कि मीन में क्या क्या इंपॉर्टेंट टेक्स होते हैं। फर्स्टली उसको एवरेज बोलते हैं, इट्स बेसिकली एवरेज, ठीक है। तो इसका हम n/2 कर ले, या n+1/2। कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो उसको डिवाइड कर दो उतने n नंबर ऑफ से, उसे 2 से डिवाइड कर दो, या फिर n+1/2 आप उसमें ऐड ऑन कर दो एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिससे आपका टोटल जो है वो बीच का ही नंबर आता है, ठीक है। ये ऑड में लगता है, इवन में लगता है। अब उसके बाद जैसे मैं कह रहा था, टू कैलकुलेट द मीन, एड अप द इंडिविजुअल वैल्यूज इन द डेटा सेट एंड डिवाइड that sum by total number of observation, the result is the mean which provides a measure of central location of data। आपको बेसिकली सेंट्रल लोकेशन में लैंड अप कराता है, राइट। तो और कुछ बात नहीं है इसमें, बस आपको याद रखना है कि सेंट्रल लोकेशन कहाँ से आती है, ठीक है। तो दैट इज वेयर मीन्स कम्स इन हैंडी, मीन्स वहां पे आपको यूज करने में आता है और उसको एवरेज बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मीन। मीन आ गया बेसिक, जस्ट अ सेकेंड, इरेज था। टाइप्स ऑफ मीन हमें बेसिक समझ में आ गया क्या होता है। अब वेटेड मीन आता है, जैसे मैंने बोलता है वेटेड एवरेज। तो अब होता क्या है, कुछ वेट आपको हर एक मीन वैल्यू के आगे दे रखा होगा, राइट। कुछ भी वैल्यू दे रखी, मीन नहीं सॉरी, वैल्यू के आगे कुछ एक वेट एसोसिएट कर दिया जाता है, राइट। तो यहाँ पे लेट सपोज एक्स ले लेते हैं, तो एक्स की वैल्यूज आएंगी, वेट आ गया 3, 2, 1, आपने कोई भी रैंडम वेट एसोसिएट कर दिया, 50, और इस पे हम कर देते हैं 100, और इस पे हम 200 करते हैं। फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई कर देते हैं एज वी ऑल रिमेंबर, और ये फिर ये टोटल कर लेते हैं WX/वेट, जो हमारा वेट आएगा, वेट इज 6, और दिस कम्स आउट टू बी 550, ओके। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको हम वेटेड मीन बुलाते हैं। वेटेड मीन का मतलब क्या है, आप कुछ वैल्यू असाइन कर देते हो उस पर्टिकुलर डेटा सेट पे। जैसे अब आपने एक्स में, इसमें कोई कुछ भी रैंडम जो भी आपको वैल्यू दे रखी होगी, उसमें इसकी जो वैल्यू है, जो वर्थीनेस है, वो 3 टाइम्स है। वहीं जो दूसरे डेटा सेट की है वो 2 टाइम है, और जो लास्ट डेटा सेट की है वो 1 टाइम है, राइट। तो आप एक वेट एसोसिएट कर दिया है उस पर्टिकुलर लेवल से, उस वेट को आपको एक्स से मल्टीप्लाई कराना है, नंबर ऑफ वैल्यूज, फिर से WX आ जाता है, और जितना आपका टोटल वेट का सम बनता है उससे आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। सिंपल, आपको ऐसे वेटेड मीन निकालना पड़ता है। क्या लिखा है, द वेटेड मीन इज यूज व्हेन डिफरेंट वैल्यूज इन अ डेटा सेट हैज डिफरेंट वेट और इंपॉर्टेंस। जैसे मैंने बोला इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने ये एसोसिएट कर रखा है विथ 3,
यहीं पे इसकी कम इंपॉर्टेंस है, यू हैव एसोसिएटेड विद 2, और इसकी सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस है, उसको यू हैव एसोसिएटेड विद 1. इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग ईच वैल्यू बाय इट्स वेट, जैसे हमने करा, समिंग अप दिस प्रोडक्ट एंड देन डिवाइडिंग बाय द सम ऑफ वेट, जो मैंने आपको सिंपली समझा दिया. दैट इज व्हाट बेसिकली वेटेड मीन इज, राइट. हम सब ने पढ़ा हुआ है, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू टू रिवाइज इट. ओके, डिफिकल्ट नहीं है. इट्स जस्ट कि अगर आपने काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा है तो देन इट माइट गेट कंफ्यूजिंग, बट आई डोंट थिंक सो. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न, राइट. फिर हम बात करते हैं जियोमेट्रिक मीन में. लेट सपोज आपके पास डेटा सेट है 2 4 6 8, राइट. अगर आपको जियोमेट्रिक मीन निकालना है तो आप क्या करते हो, अंडर रूट कर लेते हो. अंडर रूट ने 4 टाइम्स 2 4 6 8 को मल्टीप्लाई कर लोगे. 2 4 6 8 को मल्टीप्लाई कर लोगे तो 4 अंडर 4 जो है उसका, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 64 इंटू 6 24 एंड 384, राइट. तो जो भी इसका हम स्क्वायर रूट 2 बार करके इसको अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी उसको हम जियोमेट्रिक मीन बोलते हैं. तो इसका एक फॉर्मूला ऐसे होता है कि n यहाँ पे आ जाता है x1 x2 x3 x4 से xn लेके, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट जियोमेट्रिक मीन. ठीक है, जियोमेट्रिक मीन को फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए वेर n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, n क्या है, हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. लेट मी राइट इट अगेन. n इज आर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिंपल एज दैट. x1 x2 x3 हमारी क्या है, जो ऑब्जर्वेशन है उनकी वैल्यू है, राइट. और इनटू ये जो है एक्स एन तक जा सकती है, कितनी भी हो सकती है, देर इज नो अपर लिमिट, राइट. तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंडर उसके अंडर स्क्वायर हो सकता है, अगर 4 है 2 है तो अंडर रूट कर लेंगे. ठीक है, लेट सपोज आपने 8 इंटू 8 कर लिया तो इसका 8 आंसर आएगा. तो सिंपली सिंपली ज्योमेट्रिक मीन ऐसे ही कैलकुलेट करा जाता है. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. अब उसके बाद क्या है, ये डील कहाँ करा जाता है, दैट इज वेयर योर लर्निंग इज, राइट. ये फॉर्मूला तो हम सबको पता है, इन केस नहीं पता है तो आई हैव हेल्प्ड यू टू रिवाइज इट. रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इनकी लर्निंग जानने में प्रॉब्लम है कि एक्चुअली में यूज कहाँ से होता है, और वहीं से क्वेश्चन बनता है. ठीक है, तो जियोमेट्रिक मीन इज यूज्ड व्हेन डीलिंग विद डेटा दैट रिप्रेजेंट ग्रोथ रेट्स और रेशियोज. इट इज कैलकुलेटिंग बाय मल्टीप्लाइंग ऑल वैल्यूज इन डेटा सेट एंड देन टेकिंग द nth रूट वेयर n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज. मैंने वही बताया सेम फॉर्मूला. अगर आप देखो ऐसे क्या होता है, काफी बच्चों को ना समझ में नहीं आता कि ये लिखा क्या है. इट इज कैलकुलेटिंग बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द वैल्यूज इन द डेटा सेट क्या है, एंड देन टेकिंग द nth रूट. nth क्या है यहाँ पे, राइट. तो उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने से इट प्रोवाइड्स यू बेटर क्लैरिटी कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहता है. अब उसके बाद ये यूज कहाँ होता है उसको ज्यादा जानना जरूरी है. ठीक है, ग्रोथ रेट्स में इन्वेस्टमेंट जो होती है, आपने देखा है लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो रादर देन अर्थमेटिक मीन वहां पे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप जियोमेट्रिक मीन का यूज करते हो. तो जियोमेट्रिक मीन इज रादर हेल्पफुल कंपेयर टू अर्थमेटिक मीन जब हम बात करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट पर्पस में, बिकॉज आपकी ग्रोथ रेट होती है 8%, 10%, 12%. आपकी ग्रोथ रेट ऐसे परसेंटेज में आती है, डिफरेंट परसेंटेज में कैलकुलेट करी जाती है. तो फिर उसको अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है. इट्स बेटर टू डू दिस वे. ठीक है, उसको ऐसे जियोमेट्रिक मीन के थ्रू कैलकुलेट करना ज़्यादा बेटर है, और उससे बेटर वैल्यू भी आ जाती है. मतलब एज ए लाइक the value that you wanted, it's easier to calculate, right. so geometric mean से वो possible हो पाता है. अब जैसे मैंने बताया कि किसमें डेटा में डील करता है, दैट रिप्रेजेंट ग्रोथ रेट. आपकी ग्रोथ हो रही है 8 10 12%, और उसके बाद क्या, इन्वेस्टमेंट जब आपकी बढ़ रही है, तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, फॉर्मूला यूज करना है, उससे हमारा जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट हो जाता है, राइट. अब लास्ट मीन की तरफ चलते हैं, और जो टाइप ऑफ मीन में एक लास्ट मीन है, दैट इज आर हार्मोनिक मीन. ठीक है, हार्मोनिक मीन के बारे में जस्ट अ सेकंड में अभी बताता हूँ कि क्या है एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू. हार्मोनिक मीन HM, याद होगा हम इसी से इसको लिखते थे. तो ये पहले बात, ये यूज केस किसके लिए करा जाता है, इसको मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ. लेट सपोज 3 friends were driving
a car at different times at different speed. You want to find एवरेज स्पीड. सो बेसिकली क्या है, जब आपके पास डेटा सेट बहुत वेरिड हो, वेरिएबल हो, और आपके स्पीड रिलेटेड जो हमारा रेट और स्पीड रिलेटेड होता है इन सेट ऑफ वैल्यूज, वहाँ पे हार्मोनिक मीन का यूज होता है. सी सारे एवरेज ही बताते हैं, मीन जो है सारे एवरेज बताते हैं, वेटेड मीन भी एक एवरेज है, आपका हार्मोनिक मीन एक जियोमेट्रिक मीन, सारे ही एवरेज बताते हैं. बट इनका यूज केस अलग अलग जगह पे है, कहाँ कहाँ होता है वो डिफरेंट और डिफरेंशिएट करता है. तो अब यहाँ पे मैं हार्मोनिक मीन की बात कर रहा हूँ. तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे तीन फ्रेंड्स हैं, वो ड्राइव कर रहे हैं कार को एट डिफरेंट स्पीड. ठीक है, लेट्स अज्यूम तीन फ्रेंड कौन से हैं, एग्जांपल ले लेते हैं ए बी एंड सी. तीन फ्रेंड्स हैं. ए वॉज ड्राइविंग एट 60 km/h, बी वॉज ड्राइविंग एट 40 km/h एंड सी वॉज ड्राइविंग एट 20 km/h. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हार्मोनिक मीन का, एच एम इज इक्वल टू एन अपॉन वन अपॉन जो भी वैल्यू है एक्स वाई या एक्स वन या जी, इससे आपको एक हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करा जाता है. इस केस में क्या होगा, एन क्या नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स है तीन, 1/60, 1/40 एंड 1/20. ठीक है, कॉमन लेंगे यहाँ पे हमारा, तो 120 आ रहा है एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 2, 3 एंड 6, और ये ऊपर 3 है, 6, 3, 9, 2, 11. राइट, तो ये आएगा, एक सेकेंड, 3, 11, 120. ये 120 ऊपर चले जाएगा और ये 11 नीचे आ जाएगा. राइट, तो उसकी वजह से ये हमारा आंसर आ जाएगा, हार्मोनिक मीन का आंसर आ जाएगा 120/11. ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए बस यू हैव टू यूज द फॉर्मूला. फॉर्मूला याद रख लेना, एन है हमारा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस केस में भी. अब इसके बाद क्या है, जो भी वैल्यूज यूज करी जा रही है उसको रेसिप्रोकेट कर दिया जाता है टू एक्चुअली फाइंड द अल्टीमेट वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला 60, 40 एंड 20 हमारे तीन स्पीड्स हैं. अब उसमें जो एवरेज आएगा, कॉमन बेस क्या आएगा, 120 आएगा. तो 60 के टेबल पे 122 पे आता है, 40 के 3 पे आता है, 20 के 6 पे आता है. तो ये हमारा 11 हो गया और ये 120 आ गया. ये 120 है, ये ऊपर चले जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 360/11 विल बी योर आंसर ऑफ हार्मोनिक मीन. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट हार्मोनिक मीन. ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया हो हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करा जाता है और इसका यूज केस कहाँ पे. सी फर्स्टली इसको ना आपको कैलकुलेशन तो समझनी है, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है आपको हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कराने के लिए पूछ लेंगे. अब होता क्या है कि गिवन देयर इज सो मच ऑफ सिलेबस, at the end time you are not able to recollect what was the formula of harmonic mean. तो आप कोशिश करते हो कि आप नॉर्मल मीन से कैलकुलेट करने लग जाओ कि इतनी स्पीड से कैसे एवरेज निकालेंगे, उससे करेंगे, किससे करेंगे, तो सही आंसर नहीं आ पाता है. ठीक है, तो ये इसीलिए हार्मोनिक मीन का यूज़ करना है. राइट, अगर आप इसमें इनको प्लस करोगे तो इसमें जो सम आएगा, बिकॉज अगर एक बार कर लेते हैं, इनका एवरेज निकालने की कोशिश करोगे, 60 + 40 + 20, ये आपका 120 आ जाएगा. 120 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 40 किलोमीटर आपकी एवरेज दिखाएगा. बट वो वैसा नहीं है, ये स्पीड्स में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जो पर्सन चला रहा था उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करा जाता है. तो उसमें ये बेस्ट केस फॉर्मूला हार्मोनिक मीन का यूज़ करा जाता है. तो हार्मोनिक मीन के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फॉर्मूला याद करना है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, या जो भी x1 x2 x3 करके भी कर सकते हो, और ये भी nth टर्म तक जाता है. ठीक है, दिस ऑल्सो गोज टू 1/n, मतलब कितने भी n टर्म्स तक कर सकते हो. उसके बाद इसको कैलकुलेट करना तो रेसिप्रोकेट करना पड़ता है. जैसे मैंने इसको कैलकुलेट करा, ये 11 आ रहा है और ये 120 ऊपर जाएगा ही जाएगा, बिकॉज रेसिप्रोकेट करोगे तो ये नीचे वाला जो है, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके भी वो डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर में ही जाएगा ऑब्वियसली. राइट, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो 360/11 वुड बी योर राइट आंसर. अब इसको कैलकुलेट करूंगा तो कुछ 30
3 एंड देन 6, सॉरी 3 एंड देन 5, 35 पॉइंट समथिंग कुछ एवरेज स्पीड आएगी। एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा बिकॉज कैलकुलेट करने में, तो 35 पॉइंट समथिंग कुछ हार्मोनिक मीन आएगा, राइट। तो ये पहले हमने कैलकुलेशन सीखी, पहले वेटेड मीन की, जियोमेट्रिक मीन की, फिर हार्मोनिक मीन की, सबकी कैलकुलेशन जरूर सीख ली, ठीक है। अब मैं इसमें से बात करता हूँ कि अगर मुझे हार्मोनिक मीन से क्वेश्चन कैलकुलेशन पे आ गया तो मैं समझ गया मुझे क्या करना है। अब इसका यूज केस कहाँ पे है, कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेबिलिटी में जैसे बोला आपको, स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया गया कि कोई स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस है तो विच वन इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट मीन, ठीक है। तो उसमें आपको हार्मोनिक मीन का नाम आगे लिखना पड़ेगा। वहीं पे ग्रोथ रेट रिलेटेड हो, ग्रोथ हो रही है परसेंटेज वाइज, तो हम किसका यूज करेंगे, जियोमेट्रिक मीन का। अगर आपने कुछ किसी को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रखी है, किसी को इम्पोर्टेंस कम दे रखी है, तो उस केस में किसका होगा, वी नो वेटेड एवरेज मीन का, ठीक है। तो ये इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज टू फाइंड एवरेज रेट और स्पीड इन अ सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो यही डेफिनेशन है। आई हैव हेल्प्ड यू टू फाइंड आउट द फॉर्मूला, टू नो द फॉर्मूला एज वेल, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था फॉर्मूला क्या है इसमें, राइट। सो आई हैव try to make it simple as much as possible, but then you have to practice at your own end. बिना practice करे you won't be able to like recall when the times come, ठीक है। जब टाइम आएगा तब you won't be able to recall उस टाइम। I don't want to miss you to miss out on such easy question, तो miss out मत करना, ठीक है। Now let's move on to सॉरी मीन के बाद हम आते हैं मीडियन पे। मीन के हमने सारी चीजें कर ली, राइट। अब इसकी कैलकुलेशन क्या है, देखो अरेंज करनी होती है वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में एंड फाइंड द मिडल वैल्यू। इफ देयर इज एन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टेक द एवरेज ऑफ द टू मिडल वैल्यूज, particularly useful when dealing with skewed distribution or data with outliers less affected by extreme values compared to mean, ठीक है। तो मीडियन का क्या मतलब है, इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे 5, 10, 15, उसके बाद क्या होगा 75, 85, 150, ऐसे आपको क्या करना है, मीडियन निकालना है, मतलब मिडिल वैल्यूज को यूज करना है, ठीक है। अब मिडिल वैल्यूज का हमने अभी पढ़ा कि मीन में एवरेज को निकालते हैं, उसमें हम यूज करते हैं, राइट। बट इसमें क्या है, जब आपने देखा होगा मीन में जो डेटा सेट था ऑब्जर्वेशन का, दोज वर प्रेटी इक्वल इन टर्म्स, राइट। मतलब जो वेरिएबल थे वो बहुत नियर बाय क्लोज और एक ही ऑब्जर्वेशन और एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, मतलब डेटा स्क्यूड नहीं था। स्क्यूड का मतलब है कि ऐसा ना हो कि आगे वाली टर्म्स में 5-10 डिफरेंस हो, आगे बाकी वालों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। स्क्यूड का मतलब कि यहाँ पे डेटा बहुत वैरी करता है, उस केस में डेटा इतना वैरी नहीं कर रहा था, बेसिकली सेम, ठीक है। तो अरेंज करनी होती है वैल्यू इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड फाइंड द मिडल वैल्यू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अरेंज करनी होती है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए ऑर्डर में, राइट। तो कभी डिसेंडिंग में भी दे रखी होती है कि बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा जाना होता है असेंडिंग ऑर्डर। वी ऑल नो दैट, छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर। अब इसके बाद अगर आपके पास हमारे अगर इवन नंबर है तो हम इसमें n/2 करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो इस केस में हमारा जैसे 6 डिवाइडेड बाय 2, तो मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन को ये बोल रहा है, राइट। बट अगर हम वहीं पे बात करें हैं तो अगर आपके ऑड नंबर ऑफ है तो उसमें n+1/2 का हम फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। तो इधर हमारा फॉर्मूला ये यूज करा जाता है n/2, और तो अरेंज द डेज एंड देन यूज द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला बेस्ड ऑन वेदर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड और इवन, ठीक है। हमने देखा ऑड और इवन के लिए ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलो करा जाता है, ठीक है। तो n+1 है तो 7/2, मतलब यहाँ इन दोनों के बीच में कुछ होगा, 15 + 75/2 हम करके निकाल लेंगे कि एग्जैक्टली क्या होगा, 45 कुछ करके मीडियन आएगा, ठीक है। तो ऐसे दो तरीके होते हैं जिससे हम मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। दो मैंने वैल्यूज बहुत ज़्यादा ही वैरिड कर दी, पर ऐसे असल एग्जाम्पल में ऑफ मीडियन के इतने वेरिएशन नहीं आएगा, राइट। बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि n/2 एंड n+1/2 जो मैंने गलती से वहाँ लिख दिया था उसको मैंने बाद में इरेज कर दिया था हमारे मीन वाले टॉपिक से। तो मीडियन के टॉपिक में यूज़ करा जाता है यहाँ पे n/2 और n+1/2 का फॉर्मूला यूज़ करा जाता है, ठीक है। अब बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम देखो इसके ना स्टेप्स है। पहला स्टेप है कि आपको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसके बिना तो क्वेश्चन होएगा ही नहीं।
कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन एयर बहुत स्मार्ट होता है, पहले सारी वैल्यू सही चल रही होती है, टूवर्ड्स द एंड ऐसे करेगा, ठीक है। आपको पहले अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। अब ऐसा जो है, मैं बहुत छोटा डेटा सेट ले रहा हूँ, एक्चुअल एग्जाम में हो सकता है थोड़ा डबल बड़ा डेटा सेट आता है। सी वाई एम सेइंग कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इतना हायर लेवल क्वेश्चन नहीं है, वो आ सकता है कि एग्जामिनेशन में, क्योंकि एज यू नो आपके 2 मार्कर क्वेश्चन है। 2 मार्कर क्वेश्चन में दे वोंट बी आस्किंग यू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। 2 marker question में, as you know, they know that you have a limited time option to spare on a particular question, तो वो आपसे हर चीज नहीं पूछ लेंगे उसी टाइम लिमिट में। तो उसमें हिसाब से दे जस्ट वांट टू टेस्ट योर नॉलेज, वो देखना चाहता है कि आपको मीडियन के बारे में कितना पता है। नहीं पता है तो वहां पे आप मार्क्स लूज आउट करोगे, अगर पता है तो दे वांट टू टेस्ट योर नॉलेज। तो वही यहाँ पे वो टेस्ट करा जा रहा है कि आपसे वैल्यूज में चेंज कर दिया टूवर्ड्स एंड, वैल्यू सही जा रही है, असेंडिंग ऑर्डर में थी बट यहाँ पे डिसेंडिंग हो गया, तो आपको इसको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि 30 से भी छोटे है। ओके, अब इसको क्यों लिखना जरूरी है, बिकॉज आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से ही पिक करना पड़ता है कि कौन सा नंबर है, तीसरा है, चौथा है। अगर इन केस दोनों के बीच में आता है तो कौन सी वैल्यू आती है एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसको हम यूज करते हैं मीडियन को। और इफ देर इज एन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक द एवरेज ऑफ द 2 मिडल वैल्यूज, तो अगर हमारी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में आ जाती है तो हमें वैल्यूज की जो होती है एवरेज लेना होता है 2 मिडल वैल्यूज का, ठीक है। अब इसी में एप्लीकेशन की हमने बात करी, पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा विद आउटलेयर्स। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास ना जब प्रॉब्लम क्या है, अगर इस केस में कि डेटा हमारा स्क्यूड हो, फैला हुआ हो, एक जगह चिपका ना हो। जैसे डेटा सेट में लेट सपोज एक सेंटर पॉइंट है, मैं इसका डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, राइट। तो सेंटर पॉइंट है, ये समझ लो सेंटर पॉइंट है, सीपी लिख रहा हूँ, राइट। कुछ डेटा यहाँ पे है, कुछ डेटा यहाँ पे, 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 कुछ डेटा यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है, मीडियन क्या है, ऐसे मिडिल वैल्यू जो होती है वो इधर है। और ये हेल्पफुल कब होता है, जब वैल्यू स्क्यूड हो, मतलब एक दूसरे से बहुत दूर हो, पास में ना हो, वैल्यूज रिलेटेबल ना हो। मतलब एक ऐसे जो हमारे रिलेटेबल वैल्यूज का है उसमें मीन लगाना ज्यादा प्रेफर करेंगे, इसमें ये कर देंगे। लेस इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज कंपेयर टू मीन, तो इतना इसको फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम मीडियन का यूज करते हैं। अब हमने कैलकुलेशन सीख ली, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड मोड की, ठीक है। मीडियन सीख लिया, उससे पहले हमने मीन सीखा था जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं मोड की, जो तीसरा हमारा मोड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जिसमें हम यूज करते हैं। सी मोड इज अ वैल्यू और वैल्यूज दैट हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन अ डेटा सेट। हमें पता है कि अगर इस डेटा सेट में अगर मैं बात करूँ तो 5 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो 5 इज द मोड। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको ही मोड कहते हैं, राइट। अ डेटा सेट में है वन मोड यूनिमोडल, मोर देन वन मोड मल्टी मोडल, और नो मोड एट ऑल, ठीक है। कभी कभार हो सकता है कि आपके जैसे इस केस में 7 भी एक और बार रिपीट हो जाता, तो 5 और 7 दोनों रिपीट हो रहे हैं एक साथ, तो दोनों को ही हम बोल सकते हैं कि मोर देन वन मोड है, तो मल्टी मोडल का कंसेप्ट आ जाएगा। और कभी कभार हो सकता है कि कुछ भी वैल्यू रिपीट ही ना हो रही हो, तो उसको हम यूनिमोडल बोल सकते हैं, मतलब कोई रिपीटेबल वैल्यू है ही नहीं, मतलब कोई है ही नहीं जो जिसको मोड बोला है। तो मोड क्या है, इज द वैल्यू और वैल्यूज विच हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द डेटा सेट, ठीक है। तो क्वेश्चन ही ऐसा आता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन डेटा सेट का किससे रिस्पॉन्डिंग आंसर आएगा, जिससे कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर आएगा। और यहाँ पे बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, तो इसके लिए बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर दिस इज मोड, राइट। अनदर वे टू फ्रेम सच अ क्वेश्चन, आजकल मैं देख रहा हूँ उस जैसे क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं। क्या है, आपको क्वेश्चन में क्या करेंगे, मैच द फॉलोइंग आता है, ठीक है। एक ऑप्शन दे देंगे मीडियन से रिलेटेड, एक ऑप्शन दे देंगे मोड से रिलेटेड, एक ऑप्शन दे देंगे किससे, मीन से रिलेटेड, एक ऑप्शन दे देंगे वेरिएंस से रिलेटेड। आगे कुछ स्टेटमेंट दे देंगे, देन यू हैव टू मैच इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो यू हैव टू प्रिपेयर होलिस्टिकली, ऐसा नहीं कि कुछ पोर्शन छोड़ दो, नहीं छोड़ो, तभी तो आपके
सबके सब ऑप्शन होने सही होने के चांसेस होंगे, स्कोर अच्छा लाने के चांसेस होंगे। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हुए मेरे को एक आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देनी थी कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट तो पेपर वन भी पढ़ना पड़ेगा। पेपर वन पढ़ना है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ बेसिकली, अगर आपकी तैयारी नहीं हो पा रही, कहाँ से पढ़ना है वो नहीं समझ में आ रहा, अपने आप में इतने सारे डाउट्स और क्वेरीज आ रही हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज़ बेसिकली व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 9873 907600, यू कैन गेट ई बुक फॉर नॉलेज बूस्टर ऑन ऑल द 10 यूनिट, सारे 10 यूनिट्स के लिए मिल सकती है। दिस ऑफर इज ओपन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े टाइम के लिए है, तो मेक श्योर दैट यू ग्रैब दिस एट अर्ली, जितना हो सके जल्दी से ग्रैब करो, फटाफट जाके इन इसको ई बुक को डाउनलोड करो। पेपर वन की बात करो 10 यूनिट्स है, सबका सब कवर है इसमें, फॉर फ्री आप क्लेम कर सकते हो, यू डोंट हैव टू पे एनी चार्जेस, व्हाट्सएप करो एंड यू कैन गेट एवरी ई बुक दैट यू वांट टू, राइट। पेपर वन का सारा सिलेबस कवर्ड है, ओके। So first of all, thank you all for listening and staying till now. I hope you liked the video. So do leave a press on like button. Subscribe to the channel so that you get notified whenever I come up with the next video, and share this video with your friends so that they can start and learn in their preparation journey, right? तो ये ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, so that you get notified whenever I come up with the next video on this particular unit, right? अब इसके बाद अगर और एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव टू गिव, सो व्हाट यू कैन डू इज डाउनलोड टैलेंट ब्लेजर ऐप from the Play Store and the link for the same will be mentioned in the description below. It's for free, कोई भी पैसा आपको पे नहीं करना है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। What you can do is give mock test on the app and you can get टेस्टेड, अपने आप को टेस्ट कर सकते हो, अपनी लर्निंग को टेस्ट कर सकते हो बाय डाउनलोडिंग द टैलेंट ब्लेजर ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, इट्स फॉर फ्री, राइट। सो मॉक टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है एंड यू गेट अवेयर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग इज देयर, वेल डिफाइंड, वेल क्यूरेटेड, बहुत ही ज़्यादा ऑल द टीम हैज़ प्रिपेयर्ड विद लॉट ऑफ एफर्ट्स, और इसमें बहुत डिज़ाइन करा है, वेल डिज़ाइन करा गया है, जिससे आपके एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर करो, परफॉर्म करो, ठीक है। फ्री के लिए है, फ्री से डाउनलोड कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है। एंड बिफोर लिविंग डू लीव अ लाइक so that we also know that you are liking the content that we are making, and thank you all for joining in today's class. Make sure you hit the bell icon and subscribe to the channel so whenever I come up with the next video on this particular unit you get notified for the same, okay.